हेलो एवरीवन, नेहा दिस साइड। अब हम सभी क्या करने वाले हैं, 12th के जितने भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे थे उनको ही हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, 12th क्लास के होम साइंस के क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फूल सजावट के लिए एक अच्छे पिन होल्डर का चुनाव करते समय आप किन 4 बातों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, जब आप फूल सजाने के लिए पिन होल्डर का यूज़ कर रहे हैं तो आप कौन सी ऐसी बातें याद रखेंगे या फिर ध्यान में रखेंगे जब आप पिन होल्डर का यूज़ कर रहे हैं। पिन होल्डर जंग रहित होना चाहिए। ठीक है, जो पिन होता है वो लोहे का होता है तो इसलिए वो जंग रहित होना चाहिए, उसमें जंग नहीं लगी होनी चाहिए। पिन होल्डर ज़्यादा से ज़्यादा पानी सोखना चाहिए। पिन होल्डर हमेशा पास होने चाहिए। ठीक है, पास लगे होने चाहिए पिन होल्डर। पिन होल्डर को इतना लंबा होना चाहिए कि फूलों के तने और पत्तियों को उन पर सजाया जा सके। ठीक है, इतना लंबा होना चाहिए ताकि उसको सजाया जा सके आसानी से। निम्नलिखित में के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आपको दो वर्ड्स दे रखे हैं, उन दोनों वर्ड्स को आपको उन दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस होता है वो क्लियरिटी यहाँ पे देनी है। तो सबसे पहले आपका क्या है, धूल झाड़ना या फिर झटकना। ठीक है, ये दोनों जो वर्ड है इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है वो आपको बताना है, जो आप नेचुरली अपने नॉर्मल लाइफ में भी देखते हैं, डेली लाइफ में भी, कि झाड़ना क्या होता है और झटकना क्या होता है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, धूल झाड़ना क्या है, आप जब भी किसी सतह को सूखे कपड़े से पोंछते या साफ करते हैं तो वह कपड़ा हल्की धूल को अपने साथ ले लेता है, इसी को पोंछना या झाड़ना कहते हैं। झाड़ना साफ एवं कोमल कपड़े से किया जाता है। ठीक है, जब झाड़ते हैं तो क्या होता है, सूखा कपड़ा लेते हैं और उससे हल्का हल्का झाड़ते हैं, उससे क्या होता है, जो थोड़ी थोड़ी इस पर मिट्टी लगी होती है वो उस पर से हट जाती है। और नेक्स्ट है हमारा, झाड़ने के बाद है झटकना। ठीक है, तो झटकना क्या होता है, जब आप किसी भी धूल भरे कपड़े को झटकते हैं तो धूल बाहर आ जाती है। इसी प्रकार आप किसी कपड़े को झटकते या पटकते हैं, जैसे कालीन, दरी या पर्दा, जब धूल गिरती है और काफी हद तक धूल विहीन हो जाती है। ऐसा अधिकांश खुली हवा में किया जाता है ताकि अन्य चीज़ों पर धूल जमा ना हो जाए। ठीक है, तो अगर आपको झटकना क्या है कि आपने कोई भी कपड़ा लिया उसको झटकना स्टार्ट कर दिया तो उससे क्या करेंगे, वो कहाँ पे करेंगे, इसे खुली जगह पे करेंगे, जैसे कि जो बाकी जो चीज़ें हैं वो उसकी वजह से बाकी चीज़ों पर धूल ना जम जाए। तो आप ये चीज़ें खुली जगह पे करेंगे जहाँ पर कोई वस्तु पड़ी ना हो। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, पोछा लगाना और धुलाई करना। ठीक है, पोछा लगाना और धुलाई करना क्या, सिंपल है इसमें तो, कि पोछा क्या होगा जब आप गीले कपड़े से साफ करेंगे और धुलना क्या होगा जब आप पानी से साफ करेंगे पूरा। तो ये तो मेनली आप लिख सकते हैं इजीली अपने आप से भी। देखिए क्या लिखा है, किसी सतह को गीले कपड़े से पोंछने को पोछा लगाना कहते हैं, इस कपड़े को पोछा कहते हैं और यह कपड़ा झदन से थोड़ा मोटा होता है। इस प्रक्रिया से धूल सरलता से हटाई जा सकती है। पोछा अधिकांश फर्श पर लगाया जाता है। कोनों आदि को पोंछते समय अतिरिक्त ध्यान दिया जाता है, अन्यथा यह कलोंच बन जाती है, इसे बाद में साफ करना कठिन हो जाता है। ठीक है, कोनों वगैरह में सब में, साइड वाइड में, सब जगह से जो पोछा है उसके माध्यम से सफाई की जाती है। नेक्स्ट है आपका धुलाई करना। धुलाई करना क्या है, कई बार केवल पोंछने से ही गंदगी संतोषजनक रूप से साफ नहीं होती। ऐसी सतहों को फिर झींग की झाड़ू व पानी के साथ रगड़कर साफ किया जाता है। इस तरह से अंततः गंदी निकल जाती है, पानी के साथ बह जाती है। इस प्रक्रिया को धुलाई कहा जाता है। यदि पक्के दाग, धब्बे या गंदगी हटानी हो तो पानी से डिटर्जेंट भी मिला दिया जाता है। ठीक है, अगर फर्श पे आपको गंदगी हो गया, चाय गिर गई, कुछ हो गया ऐसा, तो आपको क्या करना है, उसको साफ करने के लिए डिटर्जेंट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जो है अच्छी तरीके से पूरा कमरा साफ हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाई बिजली का काम सीख रहा है। बिजली के झटके से बचने के लिए उसे कौन सी 4 सावधानियां बरतनी होगी। अगर आपका भाई जो है बिजली का काम कर रहा है तो उसको कौन कौन सी ऐसी बातें जिनका ख्याल रखना होगा, किसके लिए, खुद की सेफ्टी के लिए, ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो क्या करेगा वो, बिजली का कोई भी काम करने से पहले अपने हाथों में दस्ताने पहन लेने चाहिए, क्योंकि किसी भी वायर को देखकर हम यह नहीं कह सकते हैं कि इसमें बिजली आ रही है या नहीं। ठीक है, हम किसी भी नॉर्मल वायर को देखकर पता नहीं लगा सकते हैं कि इसमें बिजली है या नहीं है। तो क्या करना है, हमें हर समय ग्लव्स पहन के रखने हैं जब भी आप कोई काम कर रहे हैं बिजली से संबंधित।
उसे किसी भी तेज धार वाले औजार का इस्तेमाल करते समय बहुत सी सावधानियां बरतनी चाहिए। किसी भी औजार को अपनी जेब में ना रखें, ठीक है। जब भी कोई भी औजार है, जो भी चीज़ वो यूज़ कर रहा है, तो उसको अपनी पॉकेट में ना डालें। किसी भी तार को उसे अपने मुंह से नहीं छीलना चाहिए। इसके लिए हमेशा प्लास का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। प्लास होता है, प्लास जानते हैं ना, उसका इस्तेमाल करना चाहिए और दांत से नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मुंह में कुछ हो सकता है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्विच बोर्ड में सप्लाई तब तक ना दे तब तक कि आप सुनिश्चित ना हो जाए कि इसमें कोई कनेक्शन सही प्रकार से किया गया है, ठीक है। जब तक आप स्विच ऑन ना करें, जब तक आपको पूरी श्योरिटी ना हो जाए कि जो भी कनेक्शन आपने किए हैं वो प्रॉपर और पूरे हो चुके हैं, जब तक आप कोई स्विच ऑन ना करें। किसी भी वर्कशॉप में कार्य करते समय अपने शरीर पर ढीले कपड़े पहने और अपने हाथों में कोई अंगूठी, कड़ा इत्यादि ना पहने, ठीक है। जब भी आप काम कर रहे हैं तो ढीले ढाले कपड़े पहने और इस तरह की चीजें ना पहने जो विद्युत के सुचालक होती है, जिससे आपको करंट लगने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्ती मजबूत करने के लिए कौन सी 2 नीतियां अपना सकते हैं, ठीक है। आपको अपनी फ्रेंडशिप मजबूत करनी है, अपने दोस्तों के साथ अच्छे और घनिष्ठ संबंध बनाने हैं। इसके लिए आप कौन कौन सी 2 बातें हैं जिनका ध्यान रखेंगे या फिर वो नीतियां अपनाएंगे, तो ये चीजें आप जनरली अपने आप भी लिख सकते हैं। तो क्या है इसके अंदर, देखिए, आपसी विश्वास का होना, जरूरत पड़ने पर साथ देना, विश्वास बना के रखना, और जब भी उसको जरूरत है आपकी, जब भी उसको हेल्प है तो आप उसकी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर संसाधनों का अपव्यय किन 2 तरीकों से होता है, ठीक है। कार्यस्थल पर जितने भी हमारे संसाधन है उसका मिसयूज किस तरह से हो रहा है, तो कैसे हो रहा है। कार्यस्थल हम पानी का सबसे ज्यादा अपव्यय हो रहा है, पानी नल को खुला छोड़ देते हैं, ठीक है। तो जनरल बात है, आप सभी जानते हैं। बचे भोजन को उपयोग ना करके उसे फेंक देते हैं, ठीक है। जो भी हमारा बचा हुआ खाना है उसे खा नहीं रहे हैं, उसे फेंक दे रहे हैं, उसको वेस्ट कर रहे हैं। लड़कियों में यौवनारंभ का पहला संकेत कौन सा होता है, ठीक है। हम कब कहते हैं कि लड़की जो है वो बड़ी हो रही है, उसमें यौवनारंभ जो है स्टार्ट हो रहा है, वो अडल्ट बन रही है, तो क्या होगा लड़कियों में सबसे पहले उनके स्तंभों का बढ़ना शुरू हो जाता है। यहाँ पे आपका वर्ड आएगा कि सबसे पहले क्या होता है गर्ल्स में, उनके स्तनों का बड़ा होना, ठीक है। स्तन जो है उनके बड़े हो जाते हैं, का बढ़ना शुरू हो जाता है और कूलों का चौड़ाई बढ़ जाती है। योनि से मानसिक रक्त स्त्राव यानी रजोधर्म स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये सारी एक्टिविटीज हैं, ये चीजें हैं जो गर्ल जो है उसमें चेंजेस आते हैं। क्या होता है, उसके स्तनों का बड़ा होना, उसके कूलों का चौड़ा होना, और जो ये दे रखा है आपको मानसिक रक्त स्त्राव यानी कि रजोधर्म, इसे हम कहते हैं जो नॉर्मल अपनी भाषा में मेंस्ट्रुएशन टाइम, ठीक है। जिस टाइम पे पीरियड्स होते हैं गर्ल्स को, तब हम कहते हैं कि अब जो गर्ल है वो बड़ी हो गई है, यौवनारंभ उसका स्टार्ट हो गया, ये संकेत हैं। बच्चों में अंधेरे का डर हटाने के 2 सुझाव बताइए। अगर आपका कोई बच्चा है जो अंधेरे से डरता है तो उसको किस तरह से आप कैटल करेंगे, किस तरह से आप देखेंगे, कौन से ऐसे सुझाव देंगे। माता पिता को उसकी बातों का यकीन करके बच्चों को आराम से समझाना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। बच्चे का यकीन करना चाहिए, पहले तो उसको विश्वास देना चाहिए कि हाँ हम आपकी बात मान रहे हैं, लेकिन बेटा ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे बच्चे बताते हैं ना कि मैं जा रहा हूँ अंधेरे में, वहाँ भूत है, तो ये चीज़ उनका पहले बिलीव करना कि हाँ बच्चा सही बोल रहा होगा। बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उसके कमरे में एक छोटा सा बल्ब लगाना चाहिए, ठीक है। उसको अकेला ना छोड़ें ताकि उसे डर ही नहीं लगे अगर वो अकेले नहीं होगा। और अगर उसे कहीं जाना भी है बाहर रात को तो उसके साथ कोई ना कोई घर का मेंबर जरूर जाइए और उसके कमरे में छोटी सी लाइट जलाइए ताकि उसे सब कुछ प्रॉपर दिख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ खरीदने के 4 लाभ बताइए। आपने कोई भी खाद्य पदार्थ खरीदा है जो डिब्बा बंद है, जो पैक्ड है, तो उसके क्या लाभ होंगे आपको। क्या होगा, खाद्य पदार्थ ताज़ा व पौष्टिक होगा। खाद्य पदार्थ हवा के संपर्क में नहीं आ पाने के कारण जल्दी प्रदूषित नहीं होगा, जल्दी खराब भी नहीं होगा, और धूल नहीं लगेगी उसमें, आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं आप। अगर पैक्ड है तो कहीं भी ले जाना और लाना इजीली हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंकुरण के 4 लाभ बताइए। अंकुरण सभी समझते हैं ना। अंकुरण हम जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका अंकुरण करते हैं, जैसे चना है
या फिर दालें होती हैं कई तरह की जिनको हम अंकुरित करके खाते हैं, जिससे क्या होता है उसमें पौष्टिक तत्व जो है बढ़ जाते हैं। तो अंकुरित करने के लाभ क्या होते हैं, क्यों करें हम अंकुरित? रक्त को साफ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो हमारा ब्लड होता है उसको क्लीन करता है, उसे साफ करता है। यह एक प्राकृतिक आहार है, इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते, ठीक है। ये प्राकृतिक चीज है, हम प्राकृतिक रूप से करते हैं और उसके अंदर वो अंकुरित हो जाता है, तो इसका कोई भी गलत जो हमारी बॉडी को इफेक्ट भी नहीं करता। इसे आसानी से पचाया जा सकता है, यह एक पौष्टिक आहार है, ठीक है। इसे हम इजीली पचा भी सकते हैं और ये पौष्टिक आहार होता है, पूरे जो पौष्टिक तत्व होते हैं उनसे भरपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गृह विज्ञान जीवन की कला व विज्ञान है। इस कथन को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। जो गृह विज्ञान है वो क्या है, कला और विज्ञान है। जैसे मैंने जब आपको चैप्टर करवाया था कि क्या होता है पूरा गृह विज्ञान स्टार्टिंग में, तो वैसे आपको लिखना है और बताना है कि एग्जाम्पल बताना, उसका उदाहरण देके समझाना है। तो क्या है, गृह विज्ञान के अंतर्गत आहार के विभिन्न पोषक तत्वों की संरचना, उनकी दैनिक आवश्यकता, उनकी कमी में होने वाले रोगों का अध्ययन कराया जाता है, जिसे विज्ञान कहते हैं, ठीक है। जो पोषक तत्व कौन कौन से, दैनिक मात्रा में क्या देना चाहिए और कौन सी चीज नहीं होगी तो कौन सा बीमारी, कौन सा डिसीज जो है वो किसी व्यक्ति को हो सकता है, तो इन सभी चीजों के बारे में बताता है। जबकि भोजन को कैसे आकर्षक ढंग से पकाया व परोसा जाए उसका अध्ययन कला के अंतर्गत आता है, ठीक है। कला के अंदर क्या आता है कि किस तरह से उसे बनाया जाए, किस तरह से एक सब्जी को अलग अलग टाइप्स में बनाया जाए और बाद में बनाने के बाद उसे कैसे इफेक्टिव वे में परोसा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूती वस्त्र को धोना आसान क्यों होता है, ठीक है। जो सूती कपड़े होते हैं उनको धोना इजी क्यों होता है, कैसे इजीली वो जल्दी धुल जाते हैं। सूती वस्त्र क्या होता है, हल्का होता है इसलिए जल्दी धुल जाता है। दाग जल्दी साफ हो जाते हैं, रगड़ते समय कोई कठिनाई नहीं होती, इजीली वो रगड़े जा सकते हैं। वस्त्रों को धोने पर कोई प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं पड़ता, कोई इस पर गलत प्रभाव भी नहीं पड़ता कि ऐसे धोना है ऐसे धोना है, नॉर्मली जैसे हम धोते हैं वैसे धो सकते हैं। सूती वस्त्र में पानी में भीगने से भारी नहीं होते और ऊनी वस्त्र क्या होते हैं, भारी हो जाते हैं। सूती वस्त्र क्या होता है बल्कि और लाइट हो जाता है वो जब धोते हैं उसको पानी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नायलॉन का प्रयोग रस्सी एवं मोजे जुराब बनाने के लिए क्यों नहीं किया जाता। नायलॉन जो कपड़ा है उसका यूज जो है हम लोग मोजे और जुराबे बनाने में क्यों नहीं करते। नायलॉन तंतु से बने वस्त्र कोमल, टिकाऊ तथा हल्के होते हैं, ठीक है। कोमल और हल्के होते हैं वो, इसलिए हम उनको चीजें यूज नहीं करते। नायलॉन पर रगड़ शार्क का कोई प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं पड़ता, ठीक है। इसकी धुलाई व रखरखाव आसान होती है, यह अधिक लचीले होते हैं। नायलॉन के वस्त्रों में कीड़े नहीं लगते और लंबे समय तक चलते हैं, ठीक है। इसलिए हम इनकी जो चीजें हैं उनका यूज करते हैं मोजे जुराब बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिशु का विकास एक निर्धारित क्रम में होता है। इस कथन के दो उदाहरण दीजिए, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं जो बच्चा है वो पैदा होता है उसको एक निर्धारित क्रम चलता है। अब आपने किसी को देखा है कि वो अपने इन्फेंसी लेवल पे था और वहां से सीधा ओल्ड एज में आ गया। पहले शेषवावस्था उसने क्लियर करी 2 से 0 साल तक, 0 to 2 उसने क्लियर करा, उसके बाद डायरेक्ट वो 40 एज में आ गया। नहीं होता ना ऐसा। क्या होता है कि जब भी न्यूबॉर्न बेबी आता है, जब शिशु आता है तो वो अपनी लाइफ की हर स्टेज को क्लियर करता है। पहले इन्फेंसी में जाएगा, चाइल्डहुड में जाएगा, फिर एडल्ट बनेगा, ठीक है। इस तरह से वो अपनी सारी जो स्टेजेस होती है उनको उनमें जाता है। तो सबसे पहले क्या है, शिशु जब पैदा होता है उस समय उसमें कुछ क्रिया होती है, पर धीरे धीरे वह अपने वातावरण से कुछ कुछ सीखने लग जाता है। जैसे वह पहले महीने में उठना सीखता है, फिर बाद में सरकना सीख जाता है और 15 से 30 माह का बच्चा घुटनों के बल चलना सीख जाता है। बच्चा कुछ दिनों में अपने आसपास की चीजों को छूना व पकड़ना सीख जाता है, ठीक है। क्या क्या उसने एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देता है। ऐसा हम कह सकते हैं कि एक शिशु में विकास क्रम से होता है, ठीक है। लाइन वाइज होता है कि पहले छोटी चीज करी, उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते बाकी चीज उसने करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूती वस्त्रों को मांड के चरण लिखिए, ठीक है। सूती वस्त्र को किस प्रकार से मांड लगाई जाती है उसके अंदर, उसके चरण कैसे होते हैं, कैसे कैसे किया जाता है। 1 मग्गे पानी में 1 चम्मच नमक और जरूरत के अनुसार कल्फ मिलाकर घोल ले। मग्गे में तैयार कल्फ के घोल को छानकर आधी बाल्टी पानी में मिला लें।
जिस घुले हुए साफ कपड़े पर कर्फ लगाना है, जैसे कुर्ता आदि, उसे उल्टा कर ले, यानी पहनने पर दिखने वाला हिस्सा अंदर की तरफ होना चाहिए। ठीक है, उल्टा कर ले उस कपड़े को जब आप डालेंगे तो। इसे कर्फ के बने हुए घोल में डाल दें, 2 मिनट बाद इसे थोड़ा निचोड़ कर निकाल दें। ठीक है, तो ये पूरी एक्टिविटी जिस तरह से आप करेंगे। इसे फटकार लें ताकि सिलवटें निकल जाए। फटकारने मतलब से झटक लें। इसे सुखाने के लिए फैला दें और उसके बाद उसे सुखाने के लिए फैला दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपभोक्ता आंदोलन से क्या लाभ प्राप्त होता है? जो उपभोक्ता आंदोलन होता है उससे क्या बेनिफिट होते हैं, उसके क्या लाभ होते हैं? लोगों को अपने अधिकारों और दायित्वों की जानकारी प्राप्त होती है। लोग अपने अधिकार और उनके दायित्व है उसके प्रति जागरूक हो पाते हैं, उसके प्रति जान पाते हैं। लोगों ने अधिकारों का नियमित रूप से उपयोग कर पाते हैं। व्यापारी द्वारा की गई धोखाधड़ी के विरुद्ध आवाज उठाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा पाते हैं। उपभोक्ता क्षतिपूर्ण पाए जाते हैं तो अपराधियों को दंड मिलता है। उपभोक्ता को नए उत्पादन के बारे में जानकारी मिलती है। उपभोक्ता को नियमों और लाभकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो जो उपभोक्ता है, हर एक सिंगल पर्सन उपभोक्ता है, वो किसी ना किसी चीज का उपभोग कर रहा है, कोई ना कोई चीज खरीद रहा है, कोई ना कोई चीज बेच रहा है। तो क्या है, आपको क्या संरक्षण, क्या जो आंदोलन करना वो किस तरह से सही है, क्या लाभ होते हैं कि हमें जितनी भी चीजें अपने अधिकार के बारे में सारी चीजें पता चल जाती हैं। अगर हमें कोई चीज गलत मिल गई है तो उसका भी हमें जो हर्जाना है वो दुकान वाला, शॉप वाला उसको भर देता है। तो ये चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, एक उपभोक्ता के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिजली के उपकरण खरीदते एवं उपयोग करते समय सुरक्षा के 4 नियमों का सुझाव दीजिए। जब भी आप बिजली के उपकरण खरीद रहे हैं तो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे और कौन सी ऐसे सुझाव है जो आप देंगे? उपकरण को खरीदते समय उसका वोल्टेज चेक कर लें। ठीक है, वोल्टेज चेक करना चाहिए, कितने वोल्टेज की है वो चीज। विद्युत के उपकरण का क्लिटी एश्योरेंस कैसा है? ठीक है, इंश्योरेंस कैसा है उसका। उपकरण की रेटिंग क्या है? रेटिंग क्या है, क्या किस रेट पर वो रेटिंग जो उसकी चल रही है उस चीज की। उपकरण को उपयोग करते समय कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना जब आप कोई भी उपकरण यूज कर रहे हैं तो। उपकरण व उसके स्विच को गीले हाथ से नहीं छूना चाहिए। अगर गीले हाथ से छुएंगे तो क्या होगा, करंट लग जाएगा। तो बेसिक चीजें आपको सभी को पता है कि गीले हाथ से नहीं छूना उसको। उपकरण जैसे हीटर, प्रेस आदि का इस्तेमाल करते समय उसके प्लग को सॉकेट से लगाते समय ढीला नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, जब भी सर्किट से लगा रहे तो उसको ढीला नहीं छोड़ना, टाइट करना है, बिल्कुल टाइट लगाना है। उपकरण के तारों में सड़े लिक्विचले तारों का उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, सड़े हुए कुचले हुए जो होते हैं उनका यूज नहीं करना है, सही अच्छे लाने हैं आपको। किशोर के विकास में हम उम्र की क्या भूमिका होती है? ठीक है, जो एक किशोरावस्था का व्यक्ति होता है, किशोरावस्था की एक लड़की या लड़का होता है, तो उनके लिए जो उनके फ्रेंडशिप होती है, उनकी जो फ्रेंड ग्रुप होती है, वो क्या इंपॉर्टेंस रखता है उनकी उस एज में। 14 से 16 वर्ष के किशोर माता पिता से अधिक महत्व अपने हम उम्र साथियों को देते हैं। हम उम्र साथियों की तरह वेशभूषा, रहन सहन करते हैं। किशोर अपनी सारी परेशानियों का साझा भी उनके साथ ही करते हैं। हम उनके कारण किशोर अपनी संस्कृति को भी बदल देते हैं। अपनी फ्रेंडशिप के कारण वो अपनी संस्कृति, अपना पहनावा, अपनी बोलचाल, अपना खान पीन, ये सभी चीजें बदल देते हैं, उनकी तरह अपने आप को ढालने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 4 और 10 वर्षीय बच्चों के ज्ञानात्मक विकास की तुलना कीजिए। जो 4 साल का बच्चा है वो कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी करेगा और 10 साल का बच्चा क्या चीजें करेगा ज्ञानात्मक रूप से, मतलब बुद्धि के रूप में, कि बुद्धि में क्या डिफरेंस होगा दोनों की। 4 वर्षीय बच्चा का इस समय ज्ञानात्मक विकास हो रहा होता है, वह चीजों को अधिक सीखने की क्षमता रखता है। एक 4 वर्षीय बच्चा अपनी बातों को व्यवस्थित तरीके से नहीं बता पाता। ठीक है, इस समय क्या होता है, वो विकास कर ही रहा होता है, विकास के चरण में होता है, और वो जितनी भी स्किल्स हैं उनको सीखने के लिए भी सक्षम होता है, वो तैयार होता है सब कुछ सीखने के लिए, और इस टाइम में वो सभी चीजें जल्दी जल्दी भी सीख जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, एक बच्चे से अगर यह पूछा जाए कि उसे पूरे दिन क्या क्या किया, तो वह अपने कार्य को क्रम से नहीं बताता। ठीक है, कुछ भी बता देगा बीच में कि पहले मैं सोया, फिर मैंने खाया, लाइन वाइज नहीं बता पाएगा, लेकिन वो सारी एक्टिविटी बता पाएगा। और 10 वर्ष का क्या होगा,
10 वर्षीय बच्चे का विकास लगभग हो चुका होता है, उसका शब्द भंडार भी विकसित हो चुका होता है, उसके बाद बहुत सारे शब्द भी होते हैं, वह किसी परिस्थिति को भी सही से बता पाता है। ठीक है, जो भी उसके साथ घटना हुई है, जो भी चीज हुई है, उसको वो लाइन वाइज और क्रम से बता भी पाता है। उदाहरण के लिए देखिए, 10 वर्षीय से अगर पूछा जाए कि उसे पूरे दिन में क्या किया है, तो वो क्रम से सारी बातों को बता पाएगा और बताने में उसे कोई परेशानी भी नहीं होगी, वो इजीली सारी बातें बता देगा। एक किशोर के लिए दोपहर के संतुलित भोजन का आयोजन कैसे करेंगे? एक किशोर है, उसके लिए आपको प्रॉपर जो फूड है वो देना है, तो उसके लिए आप क्या क्या चीजें उसको देंगे? किशोर के लिए दोपहर का भोजन क्या होगा? राजमा 1 कटोरी देंगे, रोटी देंगे 3-4, बथुए का साग, बथुए का रायता देंगे 1 कटोरी, सलाद भी देंगे। एक किशोर के भोजन में सभी पोषक तत्व का होना आवश्यक है। भोजन का रोज रोज नए तरीके से परोसना चाहिए। ऐसा करने से किशोर खर से बोर नहीं होते, खाने से बोर नहीं होते। ठीक है, तो जो भी चीजें आप किशोरावस्था में उन्हें दे रहे हैं, तो एक तो अलग अलग चीजें रोज वैरायटी इसमें चेंज कीजिए, और जब उसे परोस रहे हैं, जब उसे सर्व कर रहे हैं, तो वो भी एक क्रिएटिव वे में, एक इफेक्टिव वे में दीजिए, ताकि उनको खाने का मन करे। क्योंकि इस स्टेज में क्या होता है, जो भी चेंजेस होते हैं, जो मूड स्विंग्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमें कोई भी चीज़ खाने का मन नहीं करता, या फिर हम बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो अगर कोई भी चीज़ हमें अच्छी दिखेगी, अच्छी हमें लगेगी, तो हम वो चीज़ ज़रूर खाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपने रसोई घर में बदलाव सुझाए जिससे कुशलता बढ़ सकती है। ठीक, क्या क्या चेंजेस करेंगे आप अपने रसोई घर में? रसोई घर में हवा और प्रकाश का प्रबंधन करना चाहिए। ये तो इंपॉर्टेंट बात है कि प्रकाश और प्रबंधन वहां पे होना चाहिए, ताकि अच्छे से सारे काम हो सके। दैनिक इस्तेमाल में आने वाले डिब्बों को हमेशा आगे की तरफ रखना चाहिए। जो भी आपको चीज़ आप डेली यूज में लाते हो, तो उनको आगे आगे रखें। जैसे चाय बनानी है, वो रोज बनती है या फिर दिन में 2-3 बार बनती है, तो उसको आगे आगे लगाइए, यानी कि बिल्कुल पीछे की तरफ लगा देंगे, बार बार निकालना पड़ रहा है, बार बार डालना पड़ रहा है, तो एकदम आगे फ्रंट में ही रखिए उसको। रसोई के स्लैब अधिक ऊंचाई पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा ऊंचाई पर नहीं होना चाहिए। ऊंचाई पे होगा तो क्या होगा, वो इजीली अच्छे तरीके से बना नहीं पाएंगे। अगर उनके हाइट के अकॉर्डिंग होगी सारी चीजें, तो वो सारी चीजें अच्छे से कर पाएंगे। रसोई घर थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ताकि वह सुविधाजनक कार्य किया जा सके। बड़ा होना चाहिए। रसोई घर की दीवारों पर टाइल का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे उसे कुशलतापूर्वक साफ किया जा सकता है। रसोई घर में धुआं निकालने के लिए इसका निष्कासन होना चाहिए। हम क्या कहते हैं, गैस फैन। गैस फैन लगे होने चाहिए, ताकि खाना बन रहा है और जो उसका धूल है वो भी बाहर जा रही है और किचन में गंदगी नहीं हो रही। का बंगाल की पारंपरिक कढ़ाई का नाम बताइए। इस कढ़ाई में कौन सी रंग योजना प्रयुक्त की जाती है? तो कौन सी है बंगाल के परंपरागत जो कढ़ाई है, क्या है? कांधा कढ़ाई। यह एक पारंपरिक कढ़ाई है। इस कढ़ाई में रंगीन धागों को सुई धागे की मदद से बनाया जाता है। इस कढ़ाई में सभी रंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सभी रंगों का यूज किया जाता है जब ये कढ़ाई की जाती है। कौन सी कढ़ाई? कांधा कढ़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बिस्तर की चादर को कढ़ाई करने में कौन कौन से उपकरण और सामग्री की आवश्यकता होती है? जब आप बिस्तर पे की चादर है, उसको अगर आप कढ़ाई कर रहे हैं, तो कौन कौन सी चीजें जो है कौन कौन सी चीजें आवश्यक होती हैं? तो उपकरण कौन से चाहिए? चादर पर कढ़ाई करने के लिए 2 लोहे की सलाइयों की आवश्यकता होती है, जिनसे वो बुना जाएगा। सामग्री क्या चाहिए? चादर की कढ़ाई करने के लिए ऊन के गोलों की जरूरत होती है। जब आप चादर कढ़ाई कर रहे हैं, तो उसके लिए किस चीज से करेंगे? ऊन भी तो होना चाहिए, धागे होने चाहिए, तो ऊन का जो आप गोला भी लेंगे। अब क्वेश्चन आपका, कपड़े का चयन पहनने वाले की आयु के लिए 4 प्रकार को प्रभावित करता है। ठीक है, हमने अभी पढ़ा था एज के अकॉर्डिंग कैसे होता है, तो वैसे ही इसको इलेबोरेट करके दे रखा है कि शिशु के वस्त्र कैसे खरीदेंगे आप? ढीले, आरामदायक, सूती, नायलॉन के नहीं होने चाहिए, क्योंकि नायलॉन के बच्चों को चुभते हैं कपड़े। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, बच्चों के वस्त्र कैसे चुनेंगे कि उनके जो वस्त्र होंगे अधिक लंबे नहीं होने चाहिए, अगर स्कूल के कपड़े हैं तो, क्योंकि वो उसमें उलझ जाते हैं बच्चे फिर। और रंग जो होने चाहिए, अलग अलग रंग के आकर्षित होने चाहिए। किशोरावस्था में अनोखे और फैशन वाले कपड़े होने चाहिए, और खिले रंगों वाले वस्त्र और अलंकृत होने चाहिए। वृद्धावस्था में क्या होना चाहिए? ढीले ढाले होने चाहिए, और कपड़ों में जिप का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, उसमें जिप लगी होनी चाहिए, ताकि वो इजीली उतर जाए। नेक्स्ट है आपका, बटर पेपर का प्रयोग करके कपड़ों पर डिजाइन उतारने के चरण को लिखिए। ठीक है, जो बटर पेपर है, उससे कैसे हम कपड़ों पर डिजाइन जो है वो उतारते हैं या बनाते हैं। तो देखिए क्या है, रेत या बालू को चलनी से अच्छी तरह से छान ले। इसे केवल बारीक रेत ही नीचे बच जाती है। ठीक है, पहले इसको छान ले, ताकि बारीक रेत जो वो नीचे बच जाएगी। ऐसा करने से डिजाइन बनाना आसान हो जाता है।
एक लंबी मेज पर रेत को फैलाकर उस पर बटर पेपर का प्रयोग करें। बटर पेपर पर सुई की मदद से छेद कर लें। ठीक है, बटर पेपर जो भी है उसको सुई की मदद से उस पर होल कर लें। डिजाइन बनाते समय लाइनों के ऊपर भी छेद कर लें। बटर पेपर को कपड़े पर बिछा दें, बीच का भाग नहीं हिलाना है। ठीक है, जहां पे आपने रखा है सेंटर वाला हिस्सा उसको हिलाइएगा मत। एक कपड़े को धागे के माध्यम से नील भर के बांध लें। बटर पेपर के ऊपर नील को फैला लें। नील कपड़ों पर छेदों के माध्यम से छाप बना देता है। ठीक है, जो भी आपने छेद डाले थे उसमें मैंने जैसे बताया आपको छेद किए थे, तो छेद आपने डाले थे उस पर क्या करेगा, वो उससे उस पर छाप बना देगा। यह क्रिया करने के बाद बटर पेपर को आराम से हटाएं ताकि वह खराब ना हो, और इजीली धीरे धीरे उसे हटाना चाहिए ताकि जो भी आपने डिजाइन जो कारीगरी करी है वो खराब ना हो। ठीक है, ये वाले जो आपके क्वेश्चन किए थे, ये आपके क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बहुत सालों में देखने को मिल रहे हैं और अभी भी आपको ये आपके पेपर में देखने को मिल जाते हैं, जिसपे हमने क्या किए क्वेश्चन बनाने में जितने भी आपके क्वेश्चंस आ रखे हैं पहले या फिर जो हमें लगता है कि जिनके चांसेस है आने के, तो उन क्वेश्चंस को हमने यहाँ जो है कलेक्ट किया है। ठीक, और आगे जो है हम आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे। ये जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं अब, वो हमने चैप्टर्स के अकॉर्डिंग बनाया कि फर्स्ट चैप्टर में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। तो ये पूरा जो आपका होम साइंस है इसके थ्रू आपका क्लियर हो जाएगा और कंप्लीट भी हो जाएगा। लेकिन जो पहले हमने करे थे वो सारे मिक्स थे, अब हम चैप्टर वाइज करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट से। चैप्टर फर्स्ट का आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, देखिए, हम सभी के जीवन में ग्रह विज्ञान का क्या महत्व है। ठीक है, ग्रह विज्ञान जो है हमारे लाइफ में क्या मैटर करता है और वो क्यों नीड है, इसकी क्यों महत्वपूर्ण है। तो जब मैंने ये वाला आपको करवाया था, इससे पहले भी मैंने फर्स्ट चैप्टर करवा रखा है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसमें भी ये लिखा हुआ था क्यों इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिगत महत्व के लिए कि जो एक पर्सन है वो होम साइंस एक पर्सन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है कि वह उससे स्वरोजगार और वेतनीय रोजगार जो है अपना स्टार्ट कर सकता है। घर और परिवार जीवन के लिए महत्वपूर्ण, घर के लिए और परिवार के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये कि संसाधनों का किस प्रकार से यूज किया जाए, सारी चीज़ें कैसे मैनेज की जाए, परिवार के जितने लोग हैं उनकी देखभाल कैसे की जाए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखा जाए, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। आर्थिक स्थायित्व का महत्व है। आर्थिक स्थायित्व मतलब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए भी अच्छा होता है कि अगर आपके पास कोई कौशल है, कोई स्किल है या फिर कोई हैबिट है आपकी जो अच्छी है और उसके बाद आप उससे क्या कर रहे हैं, काम करना आपने स्टार्ट कर दिया। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है जिसको कपड़े सिलना अच्छा लगता है तो उसने बूटी का काम स्टार्ट कर दिया, तो क्या हुआ, उससे आर्थिक रूप से उसको हेल्प मिलेगी और पैसे भी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गृह विज्ञान की शिक्षा के पश्चात 5 वेतन रोजगार और स्वरोजगार को अवसर लिखिए। ठीक है, आपने गृह विज्ञान पढ़ लिया तो 5 आपको वेतन रोजगार और 5 आपको स्वरोजगार के एग्जाम्पल देने। वेतन रोजगार क्या होता है, वेज एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। वेज क्या है, देखिए, उपभोक्ताओं के अधिकारों को के सलाहकार के रूप में, बचत निवेश योजना के कर्मचारी के रूप में। ये आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं कि वेज एम्प्लॉयमेंट क्या क्या हो सकते हैं, लेकिन मैंने ये लिखा है, आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं। नर्सरी, स्कूल, क्रेच या आंगनबाड़ी में आप काम कर सकते हैं, या बालवाड़ी में परिधान बनाने वाली इकाइयों में काम कर सकते हैं, केटरिंग या खाद्य वाले संबंधित कार्यों में आप काम कर सकते हैं। स्वरोजगार के अपना कैसे करेंगे आप, कैंटीन मालिक के रूप में मालिक बन जाएंगे कैंटीन के, और सजावटी या रचनात्मक चीज़ों का उत्पादन करेंगे। बच्चों महिलाओं के लिए पत्रिकाओं के लेखन के रूप में काम करेंगे। वस्त्र विज्ञान, कुकिंग, ये सब चीज़ों की क्लासेस खोल लेंगे। नर्सरी, स्कूल, क्रेच के मालिक के रूप में काम करेंगे। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन थे कुछ जो फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट थे, इनमें से आ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 2। चैप्टर 2 हमारा चैप्टर 2 कौन सा था, एथिक्स वाला चैप्टर था ना, एथिक्स इन डेली लाइफ चैप्टर 2 था हमारा। तो इसमें क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एथिक्स क्या होते हैं वो आप क्लियर कर लेंगे तो आपको बहुत ईजी रहेगा। तो क्या क्वेश्चन है, देखिए, दैनिक जीवन में लोगों को नैतिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए आप क्या करेंगे। क्या करेंगे आप, सामाजिक तौर पर, सार्वजनिक तौर पर उसको प्रकट करेंगे, लोगों को बताएंगे। ठीक है, ऐसे कि हमें कौन कौन से काम जो है करने चाहिए, कौन से गलत हैं। तो सार्वजनिक रूप से जितने भी लोग हैं उन सभी को एक साथ इकट्ठा करके उनको समझाना चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए। नीति संहिता बना के, मतलब कोड ऑफ एथिक्स बनाइए। ठीक है, कि हमें को ये चीज़ करनी है, ये गलत है, ईमानदारी करनी है, सत्यवादी बनना है, और जो भी काम है वो मुझे पंक्चुअलिटी से टाइम टू टाइम करना है, अपने रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ करना है, इन्वायरमेंट को सही ढंग से इस्तेमाल करना है।
स्कूल व कॉलेज में नीति और मूल्य शिक्षा, और क्या है, जो भी हमारे नीति वगैरह चीज़ें नीति होती हैं, जितने भी एथिक्स होते हैं, उनको हमें स्कूल लेवल पे ही उन्हें सिखा देना चाहिए, स्कूल कॉलेजेस में, ताकि जब बच्चा स्कूल या कॉलेज से बाहर निकले तो उसमें जितने भी एथिक्स होते हैं वो अपने आप उनमें इनकलकेट हो जाते हैं, ताकि उन्हें बाद में अलग से क्लासेस नहीं दी जानी चाहिए कि एथिक्स ये होते हैं, बच्चे ऐसे होता है। अगर स्कूल में स्टार्टिंग से सिखाए जाएंगे तो बाद में कोई नीड ही नहीं उन्हें बताने की चीज़ें। उन्हें पता होगा कि ईमानदारी रखनी है, सच्चाई रखनी है, मुझे दूसरों की बातों को सुनना है, ध्यान से गोपनीयता बनाए रखनी है, तो ये चीज़ें उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। नेक्स्ट है नीतियों की संहिता का क्या अर्थ होता है, उसकी कार्य नीतियों की उल्लेख कीजिए। ठीक है, नीतियों की संहिता क्या होती है, मतलब कोड ऑफ एथिक्स क्या होते हैं। यह एक सूची होती है जिसमें नियमों और मानकों का सिद्धांत का वर्णन होता है। यह हमारे व्यवहार का मार्गदर्शन करता है। इन्हें ही हम नीतियों की संहिता कहते हैं, इन्हें ही हम कोड ऑफ एथिक्स कहते हैं, जो हमारा मार्गदर्शन करता है, जो हमें बताता है कि कौन सा वे या कौन सा पाथ जो है वो हमारे लिए सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो ये अलग अलग कोड्स होते हैं। और कार्यनीति क्या होती है, कार्य और घर नियमित और सामायिक हो, सबके प्रति शिष्टावान हो, धर्मवान हो, धैर्यवान हो, सीखने और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप में स्वयं में इच्छा हो, तैयारी हो, सभी प्रकार के आप काम करते हो, सभी के प्रति ईमानदार हो। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया था। अब आपका क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 कि थर्ड चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। तो क्या है संयुक्त परिवार का अर्थ, क्या उसकी विशेषता बताइए। संयुक्त परिवार सभी समझते हैं। संयुक्त परिवार क्या होता है, जहाँ पे सारे फैमिली के जो मेंबर हैं वो सभी रहते हैं, वो होता है आपका संयुक्त परिवार, जहाँ पे एक जनरेशन ना रहकर बाकी सारी जनरेशन रहती है, जिसके अंदर दादा दादी रहते हैं, बच्चा रहेगा, बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो भी रहेंगे और इनके जो पेरेंट्स हैं वो भी रहेंगे, मतलब इनके दादा दादी चाचा चाची सारे लोग हैं वो सभी लोग इसमें निवास करते हैं संयुक्त परिवार में। इसकी विशेषता क्या होती है, विशेषता आपको पता है, बहुत सारे लोग होंगे जिनका जो संयुक्त परिवार में रहते होंगे, जिनके पूरी फैमिली साथ में रहती होगी, तो क्या होता है उनमें सारा जो रसोई घर होता है वो एक साथ खाना बनता है, सबके पैसे जो है वो एक साथ इकट्ठा किए जाते हैं, सारी एक्टिविटी एक साथ ही होती है, सब कुछ जो है वो एक साथ होता है जुड़कर। क्या क्या विशेषता है देखिए, सभी सदस्य जो होते हैं वो एक साथ एक रसोई में खाना बनाते हैं, उनका संपत्ति की जिम्मेदारी होते हैं परिवार का एक सदस्य रखता है, सभी सदस्य को एक साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं, और सबसे बड़ा पुरुष जो होता है वो सभी निर्णय लेता है घर में, सभी सदस्य एक साथ सुख और दुख के काम करते हैं। ठीक है, ये चीजें आपके संयुक्त परिवार की। नेक्स्ट है आपका एकल परिवार क्या होता है। एकल परिवार क्या है, न्यूक्लियर फैमिली, जिसके अंदर क्या होता है बच्चे होंगे और उनके पेरेंट्स होंगे, बस ये है हमारी एकल फैमिली। अब ये बच्चे 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, वो बच्चे जो अविवाहित हैं वो क्या होता है एकल परिवार। और एकल परिवार के लाभ क्या होते हैं, क्या अच्छी बात है अगर एकल परिवार होगा तो क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। एकल परिवार के सभी सदस्य आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी होंगे, वो सारा काम अपना खुद करते होंगे, सभी काम करने के लिए सक्षम होंगे। एकल परिवार के बच्चों को निर्णय लेने के लिए उत्साहित किया जाता है। ठीक है, अगर एकल परिवार होगा तो वो अपने डिसीजन खुद लेते हैं, नहीं तो अगर ज्वाइंट फैमिली होती है तो सबसे पहले पूछ के आओ, पहले सब लोगों से पूछो कि मेरे को ये करना है तो मैं करूँ या नहीं, तो 10 लोग बोलेंगे पहले कि हाँ ठीक है तो करो, है ना। तो क्या होता है उसमें बहुत इशू होता है संयुक्त परिवार में। लेकिन एक ही परिवार में क्या अपनी मर्जी से जो आपको करना है वो आप कर लीजिए। एकल परिवार में एकांतता के कारण सदस्यों के बीच भावात्मक लगाव विकसित हो जाता है। ठीक है, अकेले होते हैं इसलिए जो भाव होते हैं उनके अंदर वो विकसित हो जाता है। सभी सदस्यों के बीच अच्छा तालमेल होता है। सदस्य हैं ही कितने घर में, थोड़े सदस्य होते तो तालमेल तो बनेगा ही, अच्छे से रिलेशन होते हैं उनके बीच में आपस के। संयुक्त परिवार प्रणाली पर पश्चात सभ्यता के प्रभाव का उल्लेख कीजिए। ठीक है, पश्चात्य जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसका प्रभाव पड़ा है हमारी संयुक्त परिवार जो नीति होती है उनमें। संयुक्त परिवार जिसमें सब लोग साथ में रहते हैं तो क्या हो रहा है, हमारी जो नई नई संस्कृति आ रही है, नए डेवलपमेंट हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, लोग अलग हो रहे हैं। संयुक्त परिवार जो है बहुत कम मात्रा में आपको संयुक्त परिवार देखने को मिलेगा। अब जो है हर जगह क्या होता है नियूक्लियर फैमिली देखने को मिल रही है, एकल परिवार। शादी हुई नहीं कि वो अलग हो जाते हैं, और शादी से पहले भी कई लोग प्लान कर लेते हैं कि हमें अलग रहना है, अलग हो जाएंगे हम शादी करते ही। ठीक है, तो क्या चीजें देखिए, पाश्चात्य शिक्षा और सभ्यता के कारण संयुक्त परिवार प्रणाली का अंत हो रहा है। आज के युवक समझते हैं कि संयुक्त परिवार में रहने का मतलब सुखों का परित्याग करना है, मतलब सुख ही नहीं मिलते, हम दुखी रहते हैं संयुक्त परिवार में।
आज के समय में परिवार के सभी सदस्य एक ही व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। आज के समय में परिवार के लोग सिर्फ और सिर्फ किसी विशेष अवसर या त्यौहार पर ही मिलते हैं। देखा है आपने, ऐसे ही होता है। आज की कोई युवा पीढ़ी शिक्षित होने के लिए अन्य देशों में जाते हैं, ठीक है। जो नई जनरेशन होती है वो, उनको अगर कहीं और पढ़ना है तो वो किसी और स्टेट में जाकर पढ़ाई करती है, फिर कंट्री में जाकर पढ़ाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दांतों को स्वच्छ एवं स्वस्थ रखने की विधि का बताइए। कैसे आप अपने दांत को साफ रख सकते हैं। कुछ भी खाने के बाद आपको कुल्ला करना, जब आपने खा लिया है कुछ तो उसको कुल्ला कर लीजिए फटाफट से। और दांत को साफ करने के लिए आपको उसको ब्रश करना है, दिन में 2 बार ब्रश कीजिए। अधिक ठंडा या अधिक गर्म चीज़ों का सेवन ना करें और समय समय पर दंत चिकित्सकों से परामर्श लेना चाहिए अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है तो। अब आपका आ गया चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भोजन के क्या क्या कार्य हैं, ठीक है। भोजन जो है वो क्या काम करता है, भोजन आप क्यों खाते हैं, क्यों जरूरी है आपके लिए भोजन खाना। तो भोजन क्या है, शक्ति प्रदान करता है, हमें शक्ति प्रदान करेगा ताकि हमारे में एनर्जी आ जाए और हम कोई भी काम जो है अच्छे से कर सकें। सेकंड क्या है, सामाजिक कार्य करता है। कि क्या होता है सामाजिक कार्य, अवसरों पर अलग अलग जो अवसर होते हैं, कोई फेस्टिवल हो गया तो उनमें अलग अलग तरह के खाने और पकवान जो है बनाए जाते हैं। मनोवैज्ञानिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य क्या होते हैं, जिसके अंदर भावात्मक जो आवश्यकता है उसको पूरा की जाती है। जब भी घर पे कोई गेस्ट वेस्ट आते हैं या फिर कोई बीमार हो गया तो इस तरह का खाना जो है वो चेंज कर दिया जाता है, तो वो मनोवैज्ञानिक कार्य हो गए। रोगों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऐसे भोज्य पदार्थ खाए जाते हैं जिनमें पौष्टिक तत्व जो मात्रा है वो अच्छे से भरपूर मात्रा में हो, ताकि जो कोई भी व्यक्ति है वो किसी भी रोग से ग्रस्त ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैल्शियम के 2 कार्य व उसकी कमी से होने वाली 2 हानियां। पहले कार्य क्या, और जब अगर वो कैल्शियम नहीं होगा हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कैल्शियम के निर्माण संबंधित कार्य, कैल्शियम दांतों एवं अस्थियों के निर्माण में सहायता करता है और टूटे फूटे जो तंतु होते हैं हमारे शरीर में उनकी भी मरम्मत करता है। कैल्शियम के निकाय कार्य क्या है, कैल्शियम जो है वो हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है और मांसपेशियां जो है उसको भी क्रियाशील बनाता है। और अगर कैल्शियम नहीं है आपकी बॉडी में भरपूर मात्रा में तो कौन कौन सी कमी जो है वो आपको हो जाती है। देखिए, विकास की अवस्था में कैल्शियम की कमी, अधिक विकास की अवस्था में कैल्शियम मात्रा बढ़ जाती है जो अति आवश्यक होती है। कैल्शियम ना मिलने के कारण शरीर विकास रुक जाता है, तो शरीर के विकास के लिए आपको कैल्शियम की आवश्यकता होती है। गर्भावस्था एवं स्तनपान कराने वाले को कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो जो भी प्रेग्नेंट लेडी होती है या फिर जो दूध पिलाने वाली महिलाएं होती हैं जो अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं उनमें भी कैल्शियम की कमी देखी जाती है और हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं। वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी हो जाती है। इस टाइम पे क्या होता है, जो हड्डियां और जोड़े वगैरह होते हैं हड्डियां, उनको में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और शरीर पे बुरा प्रभाव पड़ता है। अब है आपका चैप्टर नंबर 5। तो आपका क्वेश्चन है कि भोजन संबंधित योजना को प्रभावित करने वाले कारण कौन से हैं, ठीक, कौन कौन से कारण है जो प्रभावित करते हैं। परिवार में सभी सदस्यों को पोषक तत्व संबंधित आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। भोजन संबंधित योजना बनाने के लिए निम्न कार्य प्रभावित करते हैं। जब भी आप खाना बना रहे हैं तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आप ध्यान रखते हैं और जो प्रभावित करती है। तो क्या चीजें प्रभावित करती हैं, घर में कितने लोग हैं, उनकी आयु क्या है, उनका लिंग क्या है, ये सभी चीजें जो है प्रभावित करती है भोजन के लिए। तो क्या है आयु, कि आप कौन सी एज में आपको कौन सा खाना दिया जाएगा। आप बच्चे हैं तो आपको क्या देंगे, अगर आप बूढ़े हैं तो क्या देंगे आपको खाने के लिए, तो ये मैटर करेगा। लिंग की कौन सा लिंग किसका है उसके मुताबिक उसको खाना देंगे। स्त्री है तो उसे क्या क्या ज़रूरत है, उसकी बॉडी को कितनी नीड है किसी चीज़ की, तो उसके हिसाब से उसे देंगे। मौसम के अनुसार देंगे, जो भी मौसम है जिस चीज़ में जिस टाइम पे वो चीज़ मिल रही है वो मौसम के अकॉर्डिंग देंगे। धर्म और परंपरा के हिसाब से, ठीक है, जो आपकी धर्म और पारंपरिक विशेष चीज़ें होती हैं उनके हिसाब से आप उन्हें देंगे। कि अगर वो नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज देंगे उन्हें खाने के लिए, अगर वो वेज खाते हैं तो उन्हें वेज देंगे। तो धार्मिक परंपराओं के अकॉर्डिंग देंगे, अगर वो नहीं खाते तो उन्हें नहीं देना, धर्म भ्रष्ट नहीं करना किसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर 6 के लिए आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, कुपोषण क्या होता है, इसके कारण लिखिए। ठीक है, कुपोषण जो होता है वो क्या होता है, वर्ड समझ आ रहा है। कुपोषण ऐसा पोषण जो गलत होता है, जो किसी चीज़ की कमी के कारण हो जाता है और जिसके बाद कोई भी व्यक्ति जो है वो रोगी
हो जाता है। तो क्या है इसमें देखिए, जब आहार में पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो वो कुपोषण कहलाता है। और क्या होता है इसमें, दो प्रकार की होते हैं, न्यून पोषक और पोषण अधिक के, ठीक है। यानी कि कम खाने से भी हो जाता है कुपोषण और ज्यादा खाने से भी हो जाता है। तो जो कम खाने वाले से होगा उसे क्या होगा, बोलेंगे उसे हम न्यून पोषण, और पोषक अधिक जो अधिक खाने से हो जाता है। अपर्याप्त भोजन क्या होता है, कारण क्या होते हैं, क्या कारण है जिसकी वजह से जो कोई भी व्यक्ति है, कोई भी बच्चा है, वो कुपोषित हो जाता है। अपर्याप्त भोजन, अच्छी तरह से पर्याप्त मात्रा में भोजन ना खाना, पर्याप्त मात्रा में उसमें कैल्शियम, विटामिन, फैट, जो ये चीजें होती है उनका ना होना, जिसकी वजह से उसे कुपोषण हो जाता है। अनुपयुक्त भोजन खाना, गलत खाना खाना, जैसे जंक फूड खाना, इनकी वजह से भी हो जाता है। अनुचित भोजन यानी कुछ भी अपेक्षाकृत अपाच्यशील खाना, कुछ भी ऐसी चीजें जो पच नहीं सकता, वो वाली चीजों का सेवन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी व्यक्ति के पोषण स्तर को निर्धारित करने के लिए विभिन्न तरीकों की विवेचना कीजिए। ठीक है, आपको किसी भी व्यक्ति का पोषण का स्तर जो है उसको निर्धारित करना है, तो आप कैसे करेंगे, पोषण स्तर का निर्धारण कैसे करेंगे। किसी व्यक्ति के समूह के पोषण स्तर को नापने की प्रक्रिया को पोषण स्तर निर्धारित करते हैं। ठीक है, किसी भी पोषण स्तर को नापने के लिए उस व्यक्ति का हम उसको निर्धारण कहते हैं। ये 3 प्रकार से देखे जाते हैं, शारीरिक माप द्वारा, भोज्य पदार्थों के अंतर्ग्रहण के निर्धारण द्वारा, पोषक तत्व की कमी से होने वाली बीमारियों की पहचान के द्वारा। ठीक है, पोषक तत्व से जो सी बीमारी हो रही है उसको पहचान लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम पता लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोरास्मस और काशियोरकर के लक्षण व कारण बताइए। ठीक है, काशियोरकर क्या होता है और मोरास्म क्या होता है। मोरास्म क्या होता है, ऊर्जा और प्रोटीन दोनों न्यूनतम मात्रा में होती है। जब ऊर्जा भी कम होगी और प्रोटीन भी कम होगा तो ये वाला डिसीज हो सकता है। 12 महीने की आयु व पूर्व होता है, 12 महीने या उससे पहले वाली एज में होता है। लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा कि आपको बीमारी है ये, त्वचा के नीचे वसा की कमी के कारण ढीला और झुर्रापन आने लगता है चेहरे पर, और चिपका उदर, अत्यधिक भूख, डायरिया का होना, ये भी हो सकता है। काशियोरकर क्या होता है, केवल प्रोटीन की मात्रा कम होती है इसमें, लेकिन पहले वाले में क्या था, प्रोटीन ऊर्जा दोनों की कम होती है, लेकिन काशियोरकर में सिर्फ प्रोटीन की कम होती है। 1 से 3 वर्ष की आयु के बीच में बच्चों को होता है। और लक्षण क्या होता है, कैसे पता लगेगा आपको कि इसको काशियोरकर है, शरीर के विभिन्न हिस्से विशेषकर चेहरे और बाहों पैरों में पानी भर जाता है, पानी के कारण सूजन आ जाती है, सूजन लगता है, वो बच्चा सूजा सा, ऐसे मैं बताती हूँ कैसे लगता है ये बच्चा काशियोरकर वाला। जैसे कि कोई बच्चा है ना, वो ऐसे मोटा सा लगेगा, ऐसे उसका पेट है, ये पैर होते हैं इसके, ड्राइंग पे मत जाइएगा, गंदी है। और उसके हाथ भी, मतलब ये जो बच्चा है ना, ये फूला फूला लगता है, एकदम मोटा सा, जैसे लगता है इसका जो फेस है ना बिल्कुल चांद की तरह लगता है, चांद की शेप आ जाती है उस पर। पेट फूला होता है और भूख ना लगना, त्वचा का रूखापन हो जाता है, बालों का रंग फीका पड़ जाता है। ठीक है, बालों का रंग भी फीका हो जाता है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 7, खाद्य पदार्थ के चयन, खरीदना और संरक्षण की विवेचना की। जब भी आप खाद्य पदार्थ खरीद रहे हैं तो उनका चयन कैसे करेंगे और क्या चीजें आप खरीदेंगे। तो क्या है, खरीदारी करते समय खाद्य पदार्थ को छूकर व उसे दबाकर देखना चाहिए। जब भी आप खाना खरीदने जा रहे हैं कोई खाद्य पदार्थ, तो उसे छूकर देखें, दबा के देखें, पिलपिला तो नहीं है वो। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थ कब खरीदे, कब आपको खरीदना है वो खाद्य पदार्थ, मौसम के अनुसार खरीदना है। जब उस चीज़ का टाइम चल रहा है, मौसम है, तभी उस चीज़ को खरीदें। अगर बाद में खरीदते हैं या पहले खरीदते हैं तो वो चीज़ एक्सपेंसिव होती है, महंगी मिलती है। फसल काटने का समय, ठीक है, कब कौन से टाइम पे कौन सी चीज़ मिलती है, कौन सी फसल कटती है, जैसे मूंगफली, चावल, मूंगफली, गेहूँ, ये सब चीज़ें। और दिन का समय, दूध, ब्रेड, ये सब चीज़ें जो है सुबह के समय खरीदने चाहिए, क्योंकि उस समय ये ताज़े होते हैं, ताज़े ताज़े आए होते हैं। बाजार जाने से आप खरीदते हैं, बाजार जाएं जहाँ से आप चीज़ों को खरीदते हैं, वहाँ से लाते हैं सामान। नेक्स्ट है, निम्न भोजन को खरीदते समय कौन कौन सी 2 मुख्य बातों को ध्यान रखेंगे। जब आप चावल खरीदेंगे तो क्या बात ध्यान रखेंगे, सब्जी, डिब्बाबंद भोजन, मांस, मैदा, क्या बात ध्यान रखेंगे। चावल लेंगे तो कंकड़, धान रहित, साफ होना चाहिए और उसमें सुर्रियाँ और झुन्नी का गांठें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, गांठें वाठे ना हो उसमें। सब्जियां क्या लेंगे, ताजी होनी चाहिए और पत्ते अच्छे होने चाहिए, करकरारे।
डिब्बा बंद लेंगे, सील ठीक से बंद होनी चाहिए, नकली असली का ठीक प्रकार से जांच कर लेनी चाहिए आपको, और उस पर यह भी देख लेना चाहिए कि जो मार्क होता है वो भी लगा होना चाहिए, जो भी होता है ना ISI का है या वो FSSAI का है, तो आप देख ले पहले। मांस लेना तो कैसे लेना है, ताज़ा कटा हुआ मांस चमकीले गुलाबी रंग का होता है, मांस खरीदते समय उसके रंग का ध्यान देना है आपको। और मैदा लेना है तो गांठे व जाले ना लगे हों और अच्छा मैदा हो, वो स्वाद में भी खराब ना हो। उसके बाद है आपका चैप्टर नंबर 8, भोजन पकाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। जब आप खाना बना रहे हैं तो आप किन बातों का ध्यान रखेंगे, सब्जी को काट कर नहीं धोना चाहिए, पहले उसे धो ले उसके बाद काटे, क्योंकि क्या होता है जब हम काट लेते हैं, काटने के बाद धोते हैं तो जितने उसके पौष्टिक तत्व होते हैं वो पानी के साथ बह जाते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले सब्जी को धोना है उसके बाद काटना है। खाद्य पदार्थ से अधिक मसालों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, छिलके वाली सब्जियों को छिलका अधिक गहराई से नहीं छिलना चाहिए, ठीक है। जो भी छिलके वाली है वो छिलके के साथ भी बना सकते हैं, अगर आप छिलका हटा रहे हैं तो बिल्कुल गहराई से नहीं काटनी, ऊपर ऊपर से हटा दें। दाल चावल आदि को पकाने से पूर्व खूब घिसकर नहीं धोना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल घिस के ना धोएं, उसे हल्का हल्का धोएं। खाने में सोडे का प्रयोग करने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है, तो जो सोडा आप यूज मत कीजिए। फिर विटामिन को अधिक तेज आंच पर पकाने से भोजक तत्व नष्ट हो जाते हैं, इसलिए स्लो आंच पे बनाइए। भोज्य पदार्थों को खुले में नहीं छोड़ना चाहिए, जो भी भोज्य पदार्थ है उसे खुले में ना छोड़ें, ढक कर रखें ताकि उसमें कोई भी जो चीज़ है वो ना चली जाए। भोजन को तलते समय किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। जब भी आप भोजन को तल रहे हैं तो क्या बात ध्यान रखेंगे आप, कढ़ाई को 2/3 भाग में अधिक ना भरें, ठीक है। कढ़ाई में जब तेल डाला तो 2/3 ज़्यादा ना भरें कि बिल्कुल आपने तेल ही तेल भर दिया उसके अंदर। तेल में धुआं उठने पर तुरंत आंच धीमी कर दे, जब उसमें धुआं आ रहा हो तो उसको आंच धीमी कर दे, क्योंकि तेल जल रहा होता है फिर आपका। भोजन को कढ़ाई में सावधानी से पलटना चाहिए, सावधानी से उसको पलटे चम्मच की सहायता से। भोजन को अधिक नहीं तलना चाहिए, एक ही तेल घी का प्रयोग बार बार नहीं करना चाहिए, ठीक है, एक ही चीज़ का उपयोग नहीं करें बार बार। उसके बाद है आपका चैप्टर 9, खाद्य परीक्षण के 6 कारण बताइए, ठीक है। खाद्य परीक्षण जो है उसके 6 कारण बताइए, आप खाद्य परीक्षण क्यों करेंगे। खाद्य परीक्षण क्या है, परीक्षण द्वारा फल सब्जी उत्पादन की ऋतु समाप्त हो जाने पर भी उपलब्ध हो जाते हैं, यह परीक्षण के समय खरीदे जाते हैं, इसलिए सस्ते भी होते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में सरल रहता है, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम इजीली ले जा सकते हैं। परीक्षण भोजन को आसानी से पकाया जा सकता है। फलों की परीक्षण आहार में विविधता तथा आकर्षक लाने के, जैसे मुरब्बा, जैम, चटनी आदि। परीक्षण मतलब कि कोई भी चीज़ आपको लंबे टाइम तक आपको रखनी है और उसको अगर जब वो मौसम में नहीं मिल रही है तो आपको उसके लिए सेव करके रखना है, पहले से बचा के रखना है। उपज जब अधिक होती है तो उसे संरक्षित करके भविष्य में प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब उपज उसकी ज़्यादा हो रही है तो उसको फ्यूचर यूज़ के लिए बचा के रख लीजिए। अब इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं खाद्य परीक्षण के, तो सूक्ष्म जीवों को मार कर रखें, तापमान को बढ़ाकर या घटाकर, रसायन का प्रयोग करके, एंजाइमों का प्रभाव को रोककर, सूक्ष्म जीवों के प्रभाव को रोककर, इस तरह से आप उसको बचा सकते हैं। अब है आपका चैप्टर नंबर 10, तो क्या है प्रबंधन, क्या है यानी मैनेजमेंट क्या है। प्रबंधन के चरण को बताइए। किसी कार्य को करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको ही प्रबंधन कहते हैं। किसी भी काम को करने के लिए जो हम क्रिया अपनाते हैं, जो भी हम वे अपनाते हैं, उसे हम कहते हैं प्रबंधन। हमारे आसपास जो कुछ है उन वस्तुओं से इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करना ही प्रबंधन प्रक्रिया है। अब इसे चरण क्या है, प्रबंधन कैसे करेंगे, उसको कैसे कैसे चरण है उसके। पहला क्या है, योजना बनाना, पहले प्लानिंग कर लेंगे कैसे कैसे करना है। नियंत्रण करना है, उसको नियंत्रित करेंगे। फिर मूल्यांकन करेंगे, जो मूल्यांकन होता है इवैल्यूएशन, वो सबसे लास्ट में होता है, जब पूरी एक्टिविटी कर लेते हैं और लास्ट में इवैल्यूएट करते हैं कि मेरी कहाँ गलती रह गई, मैंने क्या चीज़ कर लिया जो नहीं करना चाहिए था, नेक्स्ट टाइम मुझे क्या बात का ध्यान रखना है, तो वो मूल्यांकन होता है। संसाधनों से प्राप्त संतुष्टि की वृद्धि के 5 तरीकों को सुझाइए, ठीक है। संसाधनों को कैसे अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। सभी उपलब्ध संसाधनों की पहचान करना, जितने भी आपके पास संसाधन है आपको पता होना चाहिए ये किस चीज़ के लिए होते हैं और कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। संसाधनों का उपयोग उचित मात्रा में करना चाहिए, ठीक है, अच्छे तरीके से आपको यूज़ करना है उसका। अधिक महंगे संसाधन के स्थान पर सस्ते संसाधन का यूज़ करें, महंगे यूज़ ना करें।
संसाधनों के उपयोग को बढ़ाने की आदत विकसित कर ले। संसाधन का जो उपयोग है उसको बढ़ाने की आदत भी आपके अंदर होनी चाहिए। सस्ते व कम संसाधनों का अच्छे से प्रयोग करना चाहिए। और कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो लिमिटेड होते हैं, जो एक टाइम पे खत्म हो जाएंगे, तो उनका तो बिल्कुल लिमिटेड यूज़ करना चाहिए। आपको जितनी ज़रूरत है उतना, वेस्ट नहीं करना चाहिए। संसाधनों की विशेषता बताइए। संसाधन क्या होते हैं उसके बारे में बताना है। विशेषता क्या है? संसाधन क्या होते हैं? उपयोगी होते हैं, उनका हम यूज़ करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। संसाधन सीमित होते हैं। संसाधन सीमित है मतलब एक टाइम पे वो कभी ना कभी ऐसा आएगा जब वो चीज़ खत्म हो जाएगी, तो वो लिमिटेड होते हैं। संसाधन को आपस में संबंधित होते हैं। जो संसाधन होते हैं वो एक साथ आपस में रिलेटेड होते हैं, रिलेट करते हैं वो कहीं ना कहीं। संसाधनों का स्थापन्य किया जा सकता है। एक ही लक्ष्य परापरित के लिए हम ये एक अन्य संसाधन का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, संसाधनों का स्थानांतरण किया, मतलब किसी भी चीज के लिए किसी दूसरी चीज का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हमारी क्लास थी उसमें हमने 10 चैप्टर थे जिनके हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं अपने एग्जाम में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो हमने 10 चैप्टर तक कर लिए हैं आज कंप्लीट। बाकी जो आपके चैप्टर रह गए वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ताकि आपको जो भी आपकी क्लैरिटी है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, वो आपको हो जाए। और बाकी जो भी चीज़ें आपको कोई भी ऑनलाइन क्लास चाहिए है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।